हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसके पीछे वाला वीडियोस यदि आप नहीं वॉच किए हो तो फर्स्ट टाइम उसे आप वॉच कर लो, राइट। यदि आप नहीं वॉच किए हो तो वॉच कर लेना। देखो, इसके पीछे वाला लेक्चर में हम लोग ना कुछ ऑब्जेक्टिव कर रहे थे। देखो, ये ऑब्जेक्टिव था, याद है मैंने ऐसा बताया था, 2 पर काम कर लिया था। एक आप याद रखना कि जो हेल्दी मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके जो बॉडी होता है, उस बॉडी का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 50,000 ओम बताना है। कितना ओम? 50,000 ओम। और एम्पियर घंटा बेटा पूछा है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो मैं आपको बताया था कि एम्पियर घंटा जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है, आई मीन चार्ज का। और 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होता है, तो 1 एम्पियर घंटा में होता है 3600 कूलम। आप ये भी याद रखोगे, 1 एम्पियर घंटा में कितना कूलम होगा, तो 3600 कूलम। और 1 फराडे में कितना कूलम होगा, तो 96,500 कूलम। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया जाए, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिया जाए और इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त करना है, इनको संयोजित करना, आप किस प्रकार से इसको कंबाइन करें, किस प्रकार से इसको जोड़ें ताकि आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले। तो यार ध्यान देना, जैसे यही 3 है, आपको अगर आप इसको ऐसे जोड़ देते हो इस प्रकार से, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो गया। तो श्रेणी क्रम में जब ऐसे जोड़ दोगे तो इन तीनों का जो समतुल्य होगा ना, इसका मान हो जाएगा 3 ओम। आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो मैक्सिमम हो गया। मिनिमम लाने के लिए तीनों को आपको समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। ऐसे जोड़ दो आप, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब इस प्रकार से आप इसको ऐसे ऐड अगर करते, इस प्रकार से अगर ऐड करेंगे ना, तो इन तीनों के बदले जो अकेला आएगा ना, इस तीनों के बदले जो अकेला आएगा, इसको मैं आरपी बोला था। और आरपी का मान ऐसे निकलता है बेटा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मिनिमम की बात करें ना, तो आप समानांतर क्रम वाला फार्मूला लगाओगे। अगर उच्चतम की बात करता तो मैं मैक्सिमम वाला लगा देता। R1 का भी मान 1 ओम है, R2 1 ओम है, 1 है, तो टोटल हो जाएगा 1/RP बराबर ऐसा 3 ओम हो जाएगा। लेकिन आपको 1/RP नहीं बेटा, आपको तो RP चाहिए ना, तो RP का मान हो जाएगा 1/3 ओम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 1/3 ओम आपको डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। अगर मिनिमम की बात करेगा तो आप पैरेलल वाला फार्मूला लगाओगे, अगर उच्चतम की बात करता, मैक्सिमम रेसिस्टेंस की बात करता, तो मैं श्रेणी वाला लगा देता। ठीक है, चलो आज के जो क्लास होगी आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसके पीछे वाला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यदि वहाँ पर आपसे पूछ दे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो आप उसको डिफिनेशन दे सकते हो। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस वाला कंडीशन, जब व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस हो तो उसके लिए कंडीशन मैंने निकाला था, आपको याद होना चाहिए। ये सारा चीज़ मैंने किया था इसके पीछे वाला लेक्चर में, ठीक है, याद रखना। और किरचॉफ के नियम 2 होते हैं, दोनों नियम को बताया गया था। पहला नियम का संबंध आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, दूसरा नियम का संबंध ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। चलिए आज हम लोग जो पढ़ते हैं, ध्यान देना। आज का जो मेरा क्वेश्चन होगा कुछ इस टाइप से होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन जो होगा, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब ना समझें, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब हुआ कि जब आप जानते हो बेटा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज वैलेंस होती है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तभी हो सकती है जब Ig का मान 0 होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो धारा होगा 0 होगा। ये 0 कब होता है? 0 हम लोग 0 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हैं, ये जो प्रतिरोध है और इसका जो प्रतिरोध, इन दोनों का रेशियो बराबर लेना होगा, या इन दोनों का रेशियो बराबर लेना होगा। कहने का तात्पर्य है
कि दो संगत जो प्रतिरोध है उनका अनुपात अगले संगत प्रतिरोधों के अनुपात के अगर बराबर है तो ऐसे सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, यानी IG का मान 0 हो जाएगा। और जब बेटा IG 0 हो जाएगा तो पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस माना जाता है, राइट। लेकिन यार अवरी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, अवरी व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपका वो अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस के लिए आपको जो है अनबैलेंस कर देना है। तो अनबैलेंस जब कर दोगे तो अवरी तो गैल्वेनोमीटर से कुछ ना कुछ करंट जाएगी, तो कितना जाएगी वही चीज़ को निकालना है, IG का मान निकालना है बेटा, IG का मान निकालना। तो देखना इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले आप डायग्राम को देखोगे, ध्यान से देखना। इसके लिए मैं डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं डायग्राम दे देता हूँ। चलो ये हो गया आपका, बीच में गैल्वेनोमीटर रहेगा, इसका प्रतिरोध कितना है G, ये आप नीडल ले सकते हो। इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं अभी IG है। ऐसे मैंने फ़ोटो इस प्रकार से डायग्राम को लिया है, ध्यान देना। ए जो पॉइंट है इसको नाम दे सकते हो ABCD नाम दे दिया। ये दो सम्मुख बिंदुओं के बीच में गैल्वेनोमीटर को लगा दिया और बाकी जो दो सम्मुख बिंदु है इसके बीच में मैंने एक सेल को लगा दिया। यहाँ पे एक कुंजी भी आप लगा सकते हो, कुंजी ऑन है, करंट फॉलो करेगी। इस सेल का विद्युत भागवल ये है, कुंजी ऑन है तो यहाँ से करंट जाएगी। मान लेते हैं कि मेन करंट I है, मेन करंट कितना है I, ध्यान देना मेन करंट I है। तो लॉजिकली बात समझो, व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा अनबैलेंस के लिए आपको बोलेगा तो ये डायग्राम होगा, अनबैलेंस के लिए डायग्राम होगा। बैलेंस के लिए आप देख सकते थे, बैलेंस में हम लोग क्या किया था, बैलेंस के लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्विच लिया गया था K2, यहाँ पे स्विच लिया गया K1, करंट कहीं से फॉलो नहीं कर रहा था, मान रहे थे कि I बन जाता तो क्या होता, ऐसा मान करके चल रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से करंट अगर भेज भी देते हो ना, लेकिन इससे करंट नहीं जाना चाहिए, अब दिमाग में रखना, इससे करंट नहीं जाना चाहिए, IG का मान 0 होना चाहिए, IG 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से धारा नहीं जाना चाहिए। अगर इधर से धारा जाती भी है और इन दोनों के रेशियो अगर इक्वल हो जाती है तो इससे ना चाहते हुए भी करंट नहीं जाएगा, करंट चाहते हुए भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे याद रखना, करंट नहीं जा पाएगी। तो इसका डायग्राम ऐसा है बेटा, ज़्यादा नहीं, और इसका डायग्राम आप देख सकते हैं ऐसा है। तो आप डायग्राम को देख सकते हैं। हम लोग करेंगे क्या कि बगल के चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया गया है, ऐसा लिख देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया गया, ठीक है, दिखाया गया है। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखाया गया, मैंने दिखा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज को दिखा दिया गया। अब ध्यान देना, इसका जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोधक लगा इसका प्रतिरोध P, इसका Q, और यहाँ वाला को R मान लेते हैं और यहाँ वाला को S मान लेते हैं, PQRS। और गैल्वेनोमीटर का कितना बेटा, कैपिटल C। अच्छा यार यहाँ से धारा I जा रही है, राइट, I जा रही है। अब यहाँ से I तो बटेगा, I दो पार्ट में, इस पॉइंट पर जैसे ही आएगा तो ये मुख्य जो करंट है, मेन जो करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं कि इधर जो करंट गया वो I1 गया और ये वाले पार्ट में जो करंट गया वो I2 गया। अगर आप I1 I2 को ऐड कर दोगे तो बेटा फिर से I आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितना है, IG, ध्यान से समझना। इधर से I1 गया I1 गया, और I1 से कुछ पार्ट जो है, मतलब इधर से मान लें कि 1 एम्पियर गया, तो 1 एम्पियर में से जो है मान लेते हैं कि 0.5 एम्पियर जो है इससे चला गया। देखो ऐसे जा रहा है, फिर 0.5 एम्पियर ऐसे चला गया, तो जो बचेगा ना, 1 एम्पियर में से 0.5 इधर गया, तो जो बचेगा वही नहीं इससे फॉलो करेगा, बताओ, वही ना करेगा, बताओ। तो ये जो आपको BC जो पार्ट दिखाई दे रहा है, BC पार्ट में बहने वाली जो करंट होगा वह I1 माइनस IG होगा। I1 माइनस क्या होगा, IG, ध्यान से देखना, I1 माइनस IG होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इस पार्ट की बात करते हैं, तो इधर से कौन सा करंट आ रही है बोलो, I2, और इधर से ससुरा ये IC आ जाएगा, तो दोनों करंट यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए इधर से 1 एम्पियर आ रहा था, मान लेते हैं,
और इधर से मान लेते हैं कि 0.5 एम्पियर आ रही थी, दोनों ऐड हो जाएगा और इधर निकलेगा 1.5 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि इधर हो जाएगा I2 प्लस IG। इस पार्ट में बहने वाली करंट I2 प्लस IG और इस पार्ट में बहने वाली करंट हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। आ गया? चलो अब देखते हैं क्या करते हैं, ध्यान से देखें। अब हम लोग जो है यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम लोग नहीं लगाएंगे, जंक्शन लॉ को नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ओनली क्लोज मेश लॉ लगेगा। ध्यान देना, क्लोज मेश लॉ चलेगा इसमें, बी डी ए बी में चलेगा। तो देखो ध्यान से देखना, क्लोज सर्किट बी डी ए बी में हम लोग चल रहे हैं और सेकेंड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ से चल रहे हैं बेटा। सेकेंड लॉ क्या कहती है? याद होना चाहिए। सेकेंड लॉ क्या कहती है बताओ? कि फर्स्ट प्रत्येक पार्ट में जाओ बेटा, इसमें आप लोगों को काम करना है, प्रत्येक पार्ट में जाना है, धारा और उसके प्रतिरोध को गुना करना है। और क्लॉकवाइज वाला को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, देख सकते हो ऐसे, क्लॉकवाइज वाला को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो I1P हो जाएगा पॉजिटिव में, ये भी क्लॉकवाइज है तो धारा IG बह रही है, IG इंटू कैपिटल G, ये भी प्लस में होगा। और ए वाला का जरा सा देखो, कैसे ले रहे हो ना, इसे क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो इसका साइन नेगेटिव होगा। तो माइनस में I2 और उसका प्रतिरोध कितना है R। जोड़ने पर जो हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर, तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 0। ध्यान से देखना इस फिगर को। क्लॉकवाइज वाला करंट को मैं प्लस में ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज है ना बेटा, ये करंट फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज है, ए एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट और इसके प्रतिरोध को गुना किया, इसके आगे प्लस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्लॉकवाइज है। फिर यहाँ धारा और इसके प्रतिरोध कैपिटल G है, गुना किया, प्लस क्यों लिया? क्योंकि क्लॉकवाइज है, करंट है। फिर इधर चलो, तो इसके लिए मैं I2 के पहले माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है और इसके प्रतिरोध को लिया, सबको ऐड कर दिया बेटा, सबको ऐड कर दिया गया। देखो सबको ऐड कर दिया गया, बराबर में 0 क्यों लिखा? क्योंकि देख सकते हो इसमें कहीं पर सेल नहीं लगा हुआ है और आपका नियम कहता है कि परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजीयोग के बराबर होता है। अगर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो लगा हुआ, एक कर बात नहीं होगा, इसकी बात होगी जिसमें आप चल रहे हो। तो 0 हो गया, इसको आप चाहें तो समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब रिवर और चलेंगे, ध्यान से देखना बेटा, अगेन बढ़ जाते हैं। एक क्लोज सर्किट और है, क्लोज सर्किट जिसका नाम है BCDB, देख सकते हो BCDB ऐसा है। अब इसमें भी वही नियम लगाएंगे, क्लॉकवाइज वाला करंट को पॉजिटिव लेंगे। तो ये देखो, ए वाला करंट पर आओ, ए वाला करंट क्लॉकवाइज है, करंट कौन है बेटा? I1 माइनस IG, ये क्लॉकवाइज है, इसके आगे प्लस लेंगे और इसके प्रतिरोध को गुना कर दिया, देख सकते हैं प्रतिरोध को गुना कर दिया। फिर ए सर ऐसे आओगे तो ए वाला जो है माइनस में लोगे, I2 प्लस IG, इसके आगे साइन माइनस का लगेगा और इसके प्रतिरोध एस है। फिर ज़रा सा ध्यान से देखना, ए वाला पर विचार करो, ए वाला पे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसके आगे भी माइनस होगा, IG इंटू कैपिटल G बराबर में 0। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लो, तो I1Q माइनस IG इंटू Q, माइनस के बाद ब्रैकेट दे दो बेटा, I2S प्लस IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा? 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लो, ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस के थोड़े ना कुछ होगा। तो चलो I1Q हो गया माइनस IGQ हो गया, माइनस से गुना कर लो बेटा, I2S माइनस माइनस प्लस माइनस IGS माइनस IG इंटू कैपिटल G बराबर 0। एक काम करते हैं, ध्यान देना, क्या करते हैं तो सर काम करते हैं। I1Q को रहने दिया, I2S को मैं एक जगह, I1 I2 को एक जगह कर दिया, और ये जो 3 गो IG दिखाई दे रहा है, ये तीनों में से मैं माइनस IG को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर प्लस में Q बचेगा, प्लस में यहाँ से S बचेगा
और प्लस में क्या बचेगा जी, बराबर क्या हो गया जी। हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो जी ऐसा हो गया। अब जो हम लोग यहाँ से नियम लगाएंगे वो देखना क्या लगाएंगे। आप लोग यार जब 10th क्लास में होंगे ना तो आपको टीचर पढ़ाया होगा, मैथमेटिक्स वाला टीचर आपको पढ़ाए होंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, आई मीन ब्रजगुणन विधि। तो ब्रजगुणन विधि को थोड़ा सा मैं अगर बता दूं तो ध्यान देना कैसे था ब्रजगुणन विधि। देखो मैं कुछ ब्रजगुणन विधि के बारे में आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। होता यूँ था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में हो जाता था 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। तो ब्रजगुणन विधि कैसे होती थी, b1 से स्टार्ट करता था टीचर, b1 c1 b2 बीच में से स्टार्ट करता c2 y के कोफिशिएंट से, फिर से यहाँ से a1 फिर जाता था b1 पर, a2 b2। याद करो अगर आपको ये आता होगा तो यहाँ पर x ये वाला y और यहाँ पे 1, फिर इस प्रकार से ऐसे पढ़े हैं क्या, पढ़े होंगे तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे फिर ऐसे x के बट्टा में लिखते थे b1 c2 पॉजिटिव, अब माइनस के दे के गुना करते थे आप b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 और माइनस ए हो जाएगा a2 b1। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लेते हो क्या आया कि। तो ये था ब्रजगुणन विधि, ये था कौन सा विधि, ब्रजगुणन विधि पढ़ाया गया था। यहाँ से स्टार्ट होती है बी से स्टार्ट करो c1 तक जाओ, फिर से a से b तक आओ, ए हो जाती है। अब जो है बात को समझो, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ करने वाले हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो वेरिएबल है x y, दो वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं भी वेरिएबल की तरह लेता हूँ I1, यहाँ पर इसको ऐसे अरेंज करते हैं बेटा, इसको समीकरण सेकंड इसको मानेंगे I1P माइनस I2R प्लस IG कैपिटल G, इसको मैं फर्स्ट माना। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको सेकंड लेट कर सकते हैं, सेकंड लेट कर सकते हैं। अब देखो किस प्रकार से मैं इसको लिखता हूँ, पूरी बात को समझिएगा जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करेंगे बीच में से, तो इसका मान कितना है ये देखो I1 I2 को आप ले लो, I1 है I2 है वेरिएबल की तरह, एक्स वाई की तरह, ई एक्स है y है और इसको 1 की तरह बिहेव करो। IG को आप 1 मान लो, 1 मान लो, आप IG को 1 मान लो। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। बीच में से शुरू करेंगे तो लिखेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखो R, फिर यहाँ जाएंगे इसका प्रतिरोध लिखेंगे कैपिटल G, देखो इसका R नहीं माइनस R है। देखो मैंने बीच में से शुरू किया था, लिखने का तरीका ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर चलो हो गया, फिर यहाँ से शुरू करेंगे P, फिर यहाँ पर आएंगे माइनस में R। मैंने ऐसा कुछ किया, ध्यान से देखना। अब इसमें चलो, बीच में से शुरू करना है तो इसका माइनस ए से कोफिशिएंट, इसका x के कोफिशिएंट कोई ना लिखते थे बेटा, या y के कोफिशिएंट कोई ना लिखते थे, हम लोग कोफिशिएंट कोई ना लिखते थे। देखो b1 लिखा, कोई को भी लिखते तो कोफिशिएंट कोई लिखते थे, आप समझ रहे होंगे बातों को। तो मैंने यहाँ से बीच में से लिखा, ये तो वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, I1 I2 भी है वेरिएबल एक्स वाई की तरह बिहेव कर रहा है। ये समझो कि x है, ये आपको y है, ये आपको 1 है, ऐसा मान के चलो। ये माइनस में a से यहाँ लिखा, फिर यहाँ वाला लिखना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, यही होता है ना। फिर इसका क्या है बेटा, माइनस में q प्लस एस प्लस जी, ठीक है, ये वाला लिखा माइनस में है। फिर यहाँ से आना है q और फिर यहाँ पर माइनस एस। अब जरा सा सोचो, इसके ऊपर I1 वेरिएबल x को समझो कि ये I2 और ये आपका हो गया IG। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एलो, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप रफ कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप I1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस R इंटू क्यू प्लस एस प्लस जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस जी एस हो जाएगा। बराबर का साइन देना है I2 बटा ऐसे कर लो जी क्यू
और उसके बाद क्या करते हो, माइनस दे के गुना करते हो, माइनस दे के जब गुना करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, P इंटू क्यू प्लस एस प्लस जी, बोलो सही है, बराबर आई जी बटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस माइनस माइनस पी एस, और माइनस दे के जब गुना करोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्यू आर। पूरा को सोल्व करने से कोई ना कोई आता है, वो मान लेते हैं के। तो इतने दूर से आप निकाल लोगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, मतलब आई जी का मान। तो आई जी बटा, इसलिए आई जी बटा इसको लिख सकते हैं क्यू आर माइनस पी एस बराबर के, लिख सकते हैं इसको यहीं, तो यहाँ से लिख दो आई जी बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू आर माइनस पी एस। यही आपका जो है एक्सप्रेशन निकला। आईजी में बहने वाली जो करंट है, आईजी में बहने वाली करंट, सॉरी आईजी मतलब आईजी का मान, मतलब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो धारा है मतलब आईजी, गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो धारा थी आईजी, उसी का ना मान पूछ रहा था, उसका मान कितना हो ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस हो। तो आईजी का मान इतना होना चाहिए के इंटू क्यू आर माइनस पी एस। क्यू आर आप देख रहे हैं, क्यू आर कने है, फार्मूला आया बेटा देख लो, फार्मूला आया है क्यू आर माइनस पी एस। क्यू आर देख रहे हैं, क्यू आर माइनस पी एस, मतलब संगत की बात नहीं हो रहा है, क्यू आर माइनस पी एस, क्यू आर माइनस पी एस, या आर क्यू माइनस एस पी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जा रही है, यही कंडीशन है। लेकिन अगर यार ध्यान से देखना, अगर यही सब चीज़ से अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के पहला वाला कंडीशन को लाने को कहे, पहले वाला जो आप प्रूव किए थे, तो क्या करेंगे बताओ। पहले वाला में आईजी कितना था, 0 था ना, तो इसको आप 0 कर लोगे। अगर बैलेंस वाला कंडीशन लाने के लिए बोलेगा, बैलेंस के लिए क्या होगा, बैलेंस के लिए तो आईजी 0 हो जाएगी, के क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा पी एस, के 0 में चल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, के भाग में जाएगा तो बच जाएगा क्यू आर माइनस पी एस बराबर 0, क्यू आर माइनस पी एस बराबर 0। अब क्यू आर माइनस पी एस बराबर 0, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा पी एस, अब यहाँ से लिख सकते हैं क्यू बटा पी बराबर एस बटा आर। तो ये वो हो गया कंडीशन उसका बैलेंस वाला कंडीशन। तो आप सोच सकते हैं कि अनबैलेंस वाला यदि आप प्रूव कर दोगे, अनबैलेंस के लिए यदि आप गैल्वेनोमीटर में बहने वाली जो धारा है उसका व्यंजक अगर निकाल दोगे, तो उसके हेल्प से आप उस एक्सप्रेशन को भी निकाल सकते हैं, उस कंडीशन को भी निकाल सकते हैं जो आप बैलेंस के लिए प्रूव किए थे। यही चीज़ है ना। चलो इतना चीज़ मैंने आप लोग को बताया कि क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज जब अनबैलेंस होगी तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये चीज़ मैंने आपको डिराइव करके दिया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना सारा चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, तो सारे चीज़ को आप लोग पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं। इतना सारा चीज़ को मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। अब देखना जो मेरा नया हेडिंग होगा उस हेडिंग पर हम लोग काम करेंगे। अब जो मेरा नया हेडिंग होगा उस हेडिंग पर हम लोग काम करेंगे, ध्यान देना। अब जो हम लोग का हेडिंग होगा वो होगा विभव मापी, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। विभव मापी से भी हम लोग जो है अच्छे ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे विभव मापी से। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आप समझ रहे होंगे। अनबैलेंस के लिए देगा तो आप कैसे डील करोगे, इसी प्रकार से आपको करना है बेटा, इसी प्रकार से करना है। और इसको 2-3 बार आप अभ्यास कर लोगे, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार कमेंट कर लोगे, फिर से उसको हम बता देंगे। चलो आओ, विभव मापी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो देखो होता क्या है ना, ध्यान से देखना। विभव मापी याद करना आप लोग, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है, उपकरण बोले तो अप्लायंस, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल या चालक के दोनों सिरों के बीच
उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। ध्यान से समझिए जो मैंने बात बताया आपको। क्या बात बताया, ध्यान से देखिए। विभवमापी क्या है? तो विभवमापी एक प्रकार का डिवाइस है, अप्लायंस है, उपकरण है, मशीन है, जिसके द्वारा आप क्या करोगे कि कोई आपके पास सेल है ना, तो उस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कितना विद्युत वाहक बल उसका है, उस सेल का कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उस चीज़ को आप मेज़रमेंट कर सकते हैं विभवमापी के हेल्प से। या कोई अगर आपको कंडक्टर दे दिया जाए, वो कंडक्टर के दोनों जो छोर है, दोनों जो सिरा है, दोनों जो एड्स है, आई मीन किनारा है, उस किनारे के बीच में कितना जो है विभवांतर क्रिएट हो रहा है इसके बीच में, इस विभवांतर को भी आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? विभवमापी के हेल्प से। तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि विभवमापी पोटेंशियोमीटर के दो उपयोग पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो बेटा इसका दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, सेल के विद्युत वाहक बल, इसके हेल्प से हम लोग जो है माप लेते हैं। इसके हेल्प से चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर को माप लेते हैं। आप याद रखें। इसका कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत को हम लोग समझेंगे कैसे मापता है। सिद्धांत को पहले पकड़ लेते हैं, प्रिंसिपल को हम लोग पकड़ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ध्यान देना। सबसे पहले प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए इसके डायग्राम को समझना पड़ेगा। ध्यान देना, डायग्राम क्या है, देखो समझो प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार से है कि इसमें एक तार होता है, एक वायर होता है AB, एक वायर होता है AB। इसका कुछ वायर का कुछ ना कुछ अपना एक प्रतिरोध होगा। ध्यान से देखना, ये वायर होता है AB। वायर के जो एक सिरा है A, उसको करेगा क्या कि एक सेल के जिसका विद्युत वाहक बल E ले लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, एक सेल है मेरे पास जिसका विद्युत वाहक बल E है ऑलरेडी। इस सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको इससे जोड़ देगा। तार के एक सिरा जो होता है वह सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो जुड़ा होता है आपका धारा नियंत्रक से। धारा नियंत्रक RH को बोलते हैं रियोस्टेट। ध्यान देना, RH का पूरा नाम अगर आपको कोई पूछे तो रियोस्टेट इसको बोलते हैं। रियोस्टेट, REHEOSTAT, रियोस्टेट इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक एक तरह की भी एक मशीन है। इसके हेल्प से आप क्या करोगे, कि धारा को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोर है, एक छोर तो जुड़ गया सेल के विद्युत जो सेल था उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, एक छोर और बचा है। इसको क्या करेगा, ध्यान से देखना, पूरी बात को समझना। यहाँ पे एक इस प्रकार से सिंबल लगा देगा, इस प्रकार से एरो, यहाँ पर एक कुंजी लगा देगा, स्विच। और इस स्विच के जरिए जो है, ये जो छोर है, स्विच के जरिए जो है इस धारा नियंत्रक से जुड़ जाएगा इस प्रकार से। ध्यान से देख सकते हैं, धारा नियंत्रक से जुड़ गया। पूरा बात को आप समझ रहे हैं। चलो, ये हो गया। अब होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि इसका काम क्या है बेटा, विभवमापी का सेल के विद्युत वाहक बल को मापना। जिस सेल के विद्युत वाहक बल को मापना होगा उसको आप इस वायर के समानांतर क्रम में यहाँ पर आप ऐसे लगा देंगे। चलो, मैंने लगा दिया यहाँ पर। और इस सेल का विद्युत वाहक बल मापना है, मान लेते इसके विद्युत वाहक बल E' है, हमको E' का ही मान निकालना है। अब इसके बगल में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रकार से एक जॉकी होता है, जॉकी। ये जॉकी है बेटा, जॉकी का काम है सिर्फ वायर से कांटेक्ट में रहना। चलो, वायर से कांटेक्ट में है। पूरी बात को आप समझेंगे। ऐसा ही फिगर बनेगा विभवमापी का, ऐसा ही फिगर बनेगा। पूरा प्रिंसिपल को आपको समझना है, होता क्यों। इसके विद्युत वाहक बल को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे, पूरी बात को समझिए। प्रिंसिपल क्या है, एक AB एक तार होता है जिसका कुछ अपना एक प्रतिरोध होता है। AB तार के A सिरा को E विद्युत वाहक बल वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे सिरा को जो है किसको क्या बोलते हैं, कुंजी के जरिए
कुंजी के जरिए, स्विच के जरिए हम लोग धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल मापना होता है उस सेल को इस वायर के समानांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप। इसके श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर है और इसका नीडल होगा, इसका सुई होगा, ये सुई है, नीडल है, और ये चौकी के सहारे ये वायर से जो है कांटेक्ट रहता है। इस प्रकार से पूरी बात को समझिए। जैसे इधर से करंट निकलेगी, मान लेते कि इससे करंट निकला आई, करंट आ रही है, करंट जब आई आ रही है तो ये जो आप वायर देख रहे हैं, वायर के दोनों जो छोर है, दोनों छोर के बीच में कुछ न कुछ विभवांतर क्रिएट होगा। वो कितना विभवांतर क्रिएट होगा, ध्यान से देखना, कितना विभवांतर क्रिएट होगा। तो मान लेते हैं कि जो तार है, इस तार का प्रतिरोध मान लेते हैं आर, कितना मान लेते हैं आर, मान लो बेटा तार के प्रतिरोध कितना आर, इसमें धारा कितना जा रहा है आई, तो इतना विभवांतर क्रिएट होगा। इसके बीच में जो विभवांतर क्रिएट हुआ है, ए और बी के बीच में जो विभवांतर क्रिएट होगा इस धारा को आने की वजह से, वह विभवांतर जो होगा इसके बराबर होगा। आपको पहले से पता है कि धारा और इसके प्रतिरोध के गुणनफल को ही विभवांतर कहते हैं। ये चीज़ हो गया। अब ध्यान से सुनो, पूरी बात को लॉजिकली समझो। अगर मान लेते हैं कि इस लॉजिक को, ये जो जॉकी है, जॉकी को हम एडजस्ट करेंगे, जॉकी को यहाँ से आगे भी ले जाएंगे। देखो मैं इस फिगर को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये वायर है और यहाँ पे जॉकी है, ये जॉकी को मैं आगे घसका दिया, आगे घसका दिया, इधर भी घसका सकते हो जॉकी को, आगे पीछे कर सकते हो जॉकी को इस वायर के माध्यम से। अब होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, पूरा बात को समझेंगे, लॉजिकली बातें हैं। अगर आप एक बात याद करो, मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है, इसके जो लंबाई है, ध्यान देना, मान लेते हैं कि इसके एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की मैं बात करूँ, 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। इस वायर के 1 सेंटीमीटर जो लंबाई है, उस लंबाई का प्रतिरोध मान लेते हैं आर। इतना दूर जो वायर दिखाई दे रहा है, इतना दूर वायर का प्रतिरोध कितना है आर। अगर इस पूरे वायर का लंबाई अगर हम एल मान ले तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा एल आर। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा एल आर। ध्यान से सुनना, मैंने अगला कॉन्सेप्ट क्या किया है। मान लेते हैं बेटा कि ये जो वायर है, इस वायर के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर वायर का प्रतिरोध कितना है आर। अगर पूरा हम एल मान लें तो पूरा तार का जो है, पूरा वायर का प्रतिरोध हो जाएगा एल आर। क्या आप याद रखना, पूरे वायर का प्रतिरोध हो जाएगा एल आर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब जब यहाँ से करंट आई निकलेगी तो अब जो इन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर क्रिएट होगा, वो विभवांतर क्रिएट होगा आई इंटू एल आर। अब इतना विभवांतर क्रिएट होगा आई इंटू एल आर। होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विभवांतर बराबर आई इंटू आर। आर का काम तो अभी इतना करा है, एल आर 1 सेंटीमीटर वायर का प्रतिरोध आर है तो पूरा का प्रतिरोध हो जाएगा एल आर, तो आई इंटू आर हो गया, ये हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं, मान लो थोड़ा सा, कि अगर इस जॉकी को हम यहाँ पर घसकाए, इस जॉकी को मैंने यहाँ पे घसकाया, यहाँ पे मैंने ऐसे घसकाया, यहाँ पे लाया, इस पॉइंट पर मैंने लाया सी पॉइंट पर, तब इस वायर का लंबाई मान लेते हैं L1 है। वायर की लंबाई कितना है L1। तो जब वायर की लंबाई L1 है तो इसके 1 सेंटीमीटर में कितना प्रतिरोध था R, तो L1 लंबाई में प्रतिरोध हो जाएगा L1R, इक्वल प्रतिरोध हो जाएगा। अब इधर से धारा जा रहा है I1, I जा रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच विभवांतर कितना क्रिएट होगा IL1R। इतना विभवांतर क्रिएट हुआ। जब ये विभवांतर क्रिएट हुआ, ध्यान से देखना, जब जैसे ही जॉकी को आप यहाँ ले गए इस पॉइंट पर, तो देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, नीडल में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब विक्षेप उत्पन्न होने का कारण इस सुई जो है, नीडल जो एकदम बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, इसमें डिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसे कुछ प्रकार से नहीं हो रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। डिफ्लेक्शन न होने की वजह से क्या है, डिफ्लेक्शन न होने की वजह क्या है, ए आर गैल्वेनोमीटर का सुई जो है अपने मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट तभी होती है जब उससे करंट जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन ना हो रहा है, इसका वजह यह है कि इससे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, करंट नहीं जा रही है। इस वाले से इससे जो है करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही जॉकी को मैं आगे की ओर घसका करके सी पॉइंट पर ले गया,
तो यहाँ पर जो है इससे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है विक्षेपित नहीं हुआ। तब देखने को मिला कि इसकी लंबाई जो है L1 है। इसकी लंबाई कितना है? L1। L1 लंबाई जब हम लिए, चौकी को आगे खसका करके जब लंबाई L1 ली, L से जब L1 लिया, L1 जब लेंथ लिया तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। तब हम कह सकते हैं कि इसके बीच का जो अब विभवांतर होगा, इतना विभवांतर है ना, यही विभवांतर जो है इसका विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल हो गया, इसका मेजरमेंट हो गया IL1R, 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 IL1R। अगर ये समझ में आया तो गुड, अन्यथा वेरी गुड। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। इतना चीज़ को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इस पर आप काम करोगे, वीडियो को बार बार सुनोगे, वाच करोगे, बार बार सुनोगे, वाच करोगे, नहीं समझ में आएगी, फिर से हम इस पर हम अगले वीडियो में इस पर हम काम करने वाले हैं, इस पर फिर से काम करने वाले हैं। लेकिन इसको आप ज़रूर इस पर काम करेंगे। तो आप याद करो, विभवमापी क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप सेल के विद्युत वाहक बल को मापोगे। देखो विद्युत वाहक बल हम लोग माप रहे हैं, कोई सेल इसके विद्युत वाहक बल को माप रहे हैं, तो कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे, यही चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो ये चीज़ अब हम लोग करेंगे कौन सा वीडियो में बोलो? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।